जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे जनसंसद। आज के जनसंसद में मैं सारे संसद सदस्यों का और स्टेज पर मेरे साथ मौजूद अतिथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने मुद्दा रखा है नशा का और उसमें तंबाकू का। तमाम प्रकार की नशाएं है, शराब है, इन सारे नशा और जीवन प्राण हारने वाले तमाम चीज़ों के खिलाफ सरकारें, समाज हमेशा प्रयास करती रही है। लेकिन हिंदुस्तान को नशा मुक्त करने की इस अभियान में कई प्रकार के रोड़े हैं। ऐसे में आज के जनसंसद में हम मुद्दा रख रहे हैं, क्या भारत 100% नशा मुक्त हो? इसलिए प्रत्यक्ष संसद ने कोई प्रस्ताव लाने की जरूरत है। संसद में अब तक प्रस्ताव शायद इसलिए भी नहीं आए क्योंकि जब भी ये लाने के प्रयास हुआ तो इसके पीछे की लॉबिंग करने वाली तमाम कंपनियों ने इस उत्पाद से जुड़े हुए रोजगार के नाम पर लोगों को आगे करके विरोध किया। और जब करोड़ों लोग किसी व्यवसाय के साथ जुड़े हैं तो उसको कैसे बंद किया जाए, ये बहाना बनाकर अब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज अगर हम बात करें, तंबाकू से अकेले 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है। अकेले तंबाकू से जो मुंह के कैंसर होते हैं उसमें 95% कारण तंबाकू है। पूरे कैंसर होने के 150 से ज़्यादा कारण हैं, लेकिन उनमें 40% कैंसर केवल तंबाकू से होते हैं। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। और नशा केवल, व्यसन केवल तंबाकू का नहीं है, शराब का भी है और भी कई चीज़ों का है। ऐसे में इसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान स्वस्थ कैसे रह सकता है और अस्वस्थ हिंदुस्तान सक्षम हिंदुस्तान कैसे बना सकता है, ये सवाल बनता है। और इसलिए एक मजबूत हिंदुस्तान की निर्मित के लिए नशा मुक्त युवा, नशा मुक्त समाज जरूरी है। मैं ये प्रस्ताव आज संसद के सामने रख रहा हूँ कि भारत सरकार आगे आए और भारत को 100% नशा मुक्त करने के लिए कानून बनाए। मैं आशा करता हूं कि संसद मेरे इस प्रस्ताव के साथ है। हमारे साथ 4 विशेष अतिथि जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता खुराना है। आपका श्वेता जी स्वागत है जनसंसद में। श्वेता जी नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम की प्रमुख है। हमारे साथ सारिका बाहेती हैं, आप निरांजलि NGO की फाउंडर है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अभिवत्स हैं, ड्रग्स फ्री इंडिया वर्ल्ड के NGO के कंसल्टेंट है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुमेधा कुशवाहा है, अटैक NGO की प्रमुख है, जो इस विषय पर काम करती। इन चारों लोगों के साथ मेरे साथ तमाम ऐसे युवा जो पत्रकारिता का कोर्स करे, अन्य मैनेजमेंट का कोर्स करे, ऐसे भी लोग जो इस विषय पर काम करते हैं जुड़े हैं। हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर मेधा कुशवाहा से कि आज अगर हम स्थिति पे नज़र डालें तो डॉक्टर सुमेधा जी से, सुमेधा जी क्या स्थिति है? स्थिति काफ़ी गंभीर है जो भारत में है और पूरे ही जो वर्ल्ड है हमारा पूरा, सब जगह ही लोग तंबाकू, शराब, अन्य प्रकार के जितने भी ड्रग्स हैं उन सब का सेवन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये उपलब्ध हैं। भारत में बेसिकली 2 जगहें हैं। एक जगह जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है उसे हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, और जो दूसरी हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भारत है, वहाँ से जो एक जगह जुड़ी है उसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ से जो बाहर के देश हैं, यहाँ से बहुत सारे ड्रग्स आना बहुत आसान हो जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट से बेसिकली जो गोल्डन क्रिसेंट हम जिसे कहते हैं, उन दोनों जगहों से भारत में ड्रग्स का आगमन होता है। आप तो उन ड्रग्स की बात कर रही हो जो प्रतिबंधित है। हम कह रहे हैं कि जो प्रतिबंधित नहीं है उनसे मरने वालों की संख्या भी अगर हम देखें तो इतनी बड़ी है। 2015 में अकेले 65 लाख लोगों की मृत्यु धूम्रपान से संबंधित बीमारियों से हुई है। इतने लोग हमारे पाकिस्तान के साथ 2 युद्धों, चाइना के साथ 1 युद्धों और तमाम आतंकवादियों ने हिंदुस्तानियों को मारा, उससे भी कई गुना ज़्यादा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा हिंदुस्तान का शत्रु है। इसलिए वो तो ड्रग्स है ही, लेकिन जो आज बैन नहीं है वो भी कितना नुकसान करे। 2 तरीके के ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में। एक जो अवैध ड्रग्स हैं जिन्हें हम इलीगल कहते हैं, और एक वैध ड्रग्स हैं जो लीगल हैं। लीगल आपके 2 तरीके के ड्रग्स हैं जो हैं आपके तंबाकू और शराब। शराब कई स्टेट्स में, कई प्रदेशों में बैंड है, बट तंबाकू बैन होकर भी बिक रही है। और ये 2 तरीके की होती है। एक जो धूम्रपान है जिसे हम स्मोकिंग तंबाकू कहते हैं, इसमें आपका बीड़ी, सिगरेट, हुक्का,
क्रेटेक्स जो होती हैं, सिगरेट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। और जो दूसरा है उसे हम स्मोकलेस तंबाकू कहते हैं, या जो चबाने वाली तंबाकू है, जिसके अंदर आपका पान मसाला, मिश्री, मशहरी, जर्दा, खैनी, तंबाकू, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ये बाहर से भी आता है और इंडिया में कई स्टेट्स में ग्रो भी कर रहा है, इसकी उपज भी काफ़ी है। और क्योंकि ये कैश क्रॉप है तो इसका जो मूल्य है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो किसान हैं वो ऐसी चीज़ को बेचने और उपजने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और केवल इसका उत्पाद ही ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो भारत में प्रति वर्ष इसको खाने वाले की आबादी 22% से बढ़ रही है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये इतनी आबादी का तो हमारा प्रोडक्शन नहीं है, फिर ये जो पुराने लोग हैं वो भी खाना शुरू कर रहे हो, जो युवा है वो भी खा रहे हैं, तो 22% लोग अगर इसके तरफ बढ़ रहे हैं तो ये कितना चिंता का विषय है हम समझ सकते हैं। डॉक्टर श्वेता जी, स्थिति पे और आप क्या प्रकाश डालेगी? कि जितनी देर में आप 1 से 10 गिनती करते हैं, उतनी देर में हमारे देश में एक इंसान तंबाकू के खाने वाले जो लोग हैं उसके होने वाले कैंसर से मर जाता है। तंबाकू के अंदर जो निकोटीन है, जो नशा करने वाला पदार्थ है, वो आपके दिमाग में 8 सेकंड के अंदर अंदर पहुंच जाता है। ड्रग्स, शराब, सबको टाइम लगता है। इतनी देर में तो किसी अच्छे से अच्छे शिक्षक ने सिखाई हुई बात भी नहीं पहुंचती लेकिन तंबाकू पहुंच जाती है। शायद बच्चा ABCD के लिए ये भी इतने देर में याद नहीं कर पा रहा होगा। हर रोज हमारे देश में 2500 लोग तंबाकू के सेवन से मर जाते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ऐसी चीज़ है जो हमारे बिल्कुल। आप अपना आंकड़ा भी दुरुस्त करिए, हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है 5500 प्रतिदिन। तो आप कल्पना करिए, इतने लोग अगर किसी दूसरी जगह मरेंगे तो हमारे टीवी वाले कितने चिल्लाएंगे, कितना क्या ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, कितना डिस्कशन चलेगा। लेकिन क्या किसी चैनल पर आपने नशा के खिलाफ कोई अभियान देखा है? क्यों नहीं देखा है? इसका कारण है कि इस इंडस्ट्री से मोटा पैसा, मोटा विज्ञापन मीडिया में जाता है। वो केवल टीवी और न्यूज़ ही नहीं, प्रिंट से लेके तमाम बाकी जगह पर जाता है। और इसलिए इसके खिलाफ कोई टीवी चैनल बोलता नहीं। लेकिन जिस चैनल में आप बैठ रहे हैं और जो दर्शक इस चैनल को देखे हैं, हमारा 2005 से इस चैनल के संकल्प से ये हमेशा निर्णय रहा है कि हम ना केवल इस उत्पादकों के बल्कि इसकी को ब्रांडिंग का भी विज्ञापन नहीं दिखाएंगे। 12 साल में हमने केवल जो प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, इसी के आग्रह के लिए नशा से संबंधित विज्ञापन न चलाकर कम से कम 60 करोड़ रुपए का नुकसान इस चैनल का किया है, जो आज हिंदुस्तान में किसी और चैनल की करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये बात सुदर्शन के 60 करोड़ की नहीं है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ की है। और इसलिए मुद्दा हम हमेशा आपके सामने लेकर आते हैं। सारिका बाहेती जी, आप कैसा प्रकाश डालेगी स्थिति पे? अभी जो आपने आंकड़े बताए हैं 22%, आपने सिर्फ उन लोगों के लिए बताए हैं जो डायरेक्टली टबैको या धूम्रपान या इस तरह का नशा करते हैं। जो इनडायरेक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं इसके, उसका आंकड़ा अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पे इस कमरे में भी अगर एक जना सिगरेट पिएगा तो उसका धुआं हम सभी के अंदर जाएगा। क्या हमें उस बात का अंदाज़ा है कि वो कितना नुकसान करता है? आप कैंसर ले लीजिए, हर तरह की बीमारियाँ इससे जुड़ी हुई हैं जो कि हम जान के भी अनजान बने हुए हैं। स्कूल्स और उसके आसपास के एरियाज़ क्या वाकई में स्मोक फ्री हैं? वो असर सीधा जा रहा है स्टूडेंट्स पे, हमारे यूथ पे। और यूथ कौन है? यूथ हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। अगर हम हिंदुस्तान को आगे प्रगतिशील होते हुए देख रहे हैं तो क्या हम उन बच्चों के साथ देख रहे हैं जो ऑलरेडी नशा के शिकार हैं, हर तरह के मादक पदार्थ का या फिर धूम्रपान का? ये सब मादक पदार्थ हैं। तो मुझे नहीं पता कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम सब छोटे से लेकर बड़े तक इसी लपेटे में हैं। बिल्कुल, आप जिसको कह रही है वो सेकंड स्मोक कहा जाता है। तो सेकंड हैंड स्मोक के कारण 1 करोड़ 6 लाख लोगों को कोई ना कोई बीमारी होती है प्रतिवर्ष। तो जो पीते हैं वो तो हो ही रहे, जिसको आप कह रहे हैं वो 1 करोड़ 6 लाख का आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं ये भी कितना बड़ा है। अविवत्स, आप और क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में कुछ 10 साल पहले, 8वीं कक्षा में होता था मैं, तब 8वीं कक्षा से लेके 9वीं कक्षा 10वीं में मेरे
बैच में, मेरे क्लास में 100 बच्चे होते थे। 100 उनमें से 90% बच्चे धूम्रपान, दारू शुरू कर चुके थे और उनमें से 50% वो नशा, हार्ड ड्रग्स जिनको कहते हैं, इलीगल ड्रग्स जो होते हैं, वो शुरू कर चुके थे। 4 घर में से एक घर में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर नशा करता है। अब वो नशा धूम्रपान हो सकता है, दारू हो सकती है, या हार्ड ड्रग्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इतनी गंभीर स्थिति है। आप में से कोई अगर स्थिति पर प्रकाश डालना चाहता है तो मैं उनके पास भी आना चाहूँगा। लगभग 125 देश तंबाकू की पैदावार कर रहे हैं। 1000 करोड़ लगभग इसका नशा कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, वर्ल्ड में 65 लाख व्यक्ति हर साल मर रहा है और हिंदुस्तान में उसकी संख्या 10 लाख प्रतिवर्ष है। सरकारें इसको इसलिए बंद नहीं करेंगी क्योंकि उनका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा इसी से जनरेट होता है। अगर यूपी का बात क्या करें, देश में आने वाला पैसा जरूरी है या देश वालों की जान जरूरी है? क्या जरूरी है? जान जरूरी है। वो सही बात है, लेकिन सरकारें इस बात को नहीं मान सकती क्योंकि हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी ने बैन किया था, उसकी सरकार चली गई। बड़ी मुश्किल हो रहा है बिहार में नीतीश जी को सरकार चलाना। अकेले यूपी में 14,000 करोड़ रुपया पर ईयर इसी नशे से प्राप्त हो रहा है। सरकारों से ये उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन फाइनली बैन लगाने का काम तो सरकार का ही है। हम तो बहिष्कार कर सकते हैं, करना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए, लेकिन बैन सरकार से ही लगवाना चाहिए। और जब सरकारों से बाकी मांगे मनवाई जा सकती है तो मेरा दावा है कि शराबबंदी और नशाबंदी की मांग भी मनवाई जा सकती है। बस हिंदुस्तान तय करे, एक अभियान बने। अभी अभियान की स्थिति क्या है कि केवल कुछ कुछ जगह पर कुछ महिला संगठन आगे आ रहे हैं, वो अपने गांव लेवल पर, बस्ती लेवल पर, छोटे छोटे जगह पर ये कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि सबसे सुशिक्षित महिलाएं जिन मेट्रो में रहती है, टियर 2 सिटी में रहती है, कहीं पर भी ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ है। ये दुखद है, खास करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहर की महिलाओं के लिए ये चैलेंज है। सर, ये आज जो भारत हमारे बीच में है, सरकारें जो स्टेट और केंद्र हमारे बीच में कार्य कर रही हैं, उसके बीच में एक सुदर्शन टीवी काम कर रहा है जो नोएडा के अंदर कार्य कर रहा है। तो जब सुदर्शन टीवी इतना सोच सकता है, इतनी बातें बार बार ये हर वीक में रख सकता है, तो सरकार के मन में कोई बात आनी चाहिए थी, अभी तक नहीं आ रही है। और स्थिति की अगर आप जानकारी करें तो किसी भी अच्छे से अच्छे IITs दिल्ली पूरे भारत की हैं, या NITs हैं, या पूरे जितने भी हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग है या मेडिकल हैं, उनके हॉस्टल्स की बात करें और हॉस्टल से बाहर की बात करें तो कई चीफ वार्डन से मैं मिला जाके, मैंने उनसे बात की है, तो उनकी जो वहाँ की क्लीनिंग करते हैं, इतनी वहाँ से ड्रग्स की सारे पैकेट्स और बोतल निकलती हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे जो नौजवान हैं जो भारत के इंजीनियरिंग करके हमारे बीच में आ रहे हैं, डॉक्टरी करके हमारे बीच में आ रहे हैं, अदर देन जितनी भी एजुकेशन ले रहे हैं, साथ साथ जो लोग एजुकेशन नहीं भी ले रहे हैं, तो स्थिति भारत की बहुत ज़्यादा खराब है। और जब ये भारत संस्कृति का देश है, एक चीज़ ये मान के चलती है, तो तब ऐसी स्थिति हमारी है। जहाँ तक स्टेट के सवाल आएगा तो बाद में मालूम करा कि क्या पोजीशन है। जब एक भारत केंद्र सरकार टेलीफोन फ्री करा सकती है एक व्यक्ति से, पूरे अभी रिलायंस फ्री पूरा दे रहा है, तो क्या ये पूरी जो केंद्र सरकार है इसको नशा मुक्त नहीं कर सकती? आप बताइए, पूरे देश में फ्री टेलीफोन चल रहा है, तो ये पूरी सरकार जब उसको चला रही है, फ्री में चल रही, कहीं से तो पैसा आएगा। बिल्कुल, तो सरकार को चलाने के लिए देश के लिए जरूरत पड़ेगी और देश कर सकता है। बिल्कुल। हम स्थिति की बात कर रहे थे, तो एक हम बैठ के जो यहाँ बात कर रहे हैं स्थिति के बारे में, स्थिति अगर सच में देखी जाए तो और ज़्यादा भयावह है, और इतनी ज़्यादा भयावह है कि अगर हम इसको अपनी आंखों, नंगी आंखों से अगर देखें तो शायद हमारा कलेजा भी दहल जाए। जो स्थिति इस नशे के कारण इस देश की हुई पड़ी और युवाओं की हुई पड़ी है। पंजाब एक ऐसा स्टेट था जिसमें सामर्थ्य थी और आज भी है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है कि पूरे हिंदुस्तान को, अगर पूरे हिंदुस्तान में भुखमरी आ जाए तो वो पूरा अकेला प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को पालने की स्थिति में था। लेकिन नशे के कारण कैंसर स्टेट वो घोषित हो चुका है, और नशे के कारण आज वो इतनी बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है कि युवाओं की स्थिति भी दयनीय और प्रदेश की स्थिति भी कर्ज में लगभग डूबी हुई है पूरी तरीके से। और जहाँ पर महिलाओं ने जो इस नशे के विरोध में जो आवाज़ें उठाई थी, सरकारों ने उन महिलाओं के साथ भी इस तरह का व्यवहार वहाँ पे किया था, उनके खिलाफ FIR हुई। क्योंकि मैं खुद उस समय जो बुलंदशहर से ये घटना हुई थी, मैं उस स्थिति के समय उस समय वहाँ मौजूद था, और उनके खिलाफ FIR हुई। उन महिलाओं को इतनी परेशानी हुई, जो पूरे सरगना थे, पूरे माफिया थे, उन्होंने उनको बड़ा अत्याचार करा उनके परिवारों के ऊपर। तो सरकारों को ये सोचना होगा, समझना होगा, और लोगों को एकजुट होना होगा कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई नशे के विरोध में आवाज़ें उठाई जा रही हैं तो उनका समर्थन करें, एकजुट हों और आकर के
एक ऐसी मुहिम तैयार करें जिससे कि युवाओं में जोश हो, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हिंदुस्तान के युवाओं को बर्बाद करने के लिए जो चलाया जा रहा है, जो बाहर से पैसा इस हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, बिल्कुल उसको समझते हुए युवाओं जो को पंजाब की बात कही है, पंजाब एक ऐसा स्टेट जहां से आर्मी में जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी। देश के आज़ादी के आंदोलन में जिन राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा उसमें पंजाब भी एक महत्वपूर्ण था। तो कल हिंदुस्तान को अगर गुलाम बनाना है तो उसकी शौर्य शक्ति वाले राज्यों को सबसे पहले नशा में अगर धकेल देंगे तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में नशा के कारोबार को सब्सिडाइज करके विदेशी शक्तियों ने चलाया, ये फैक्ट है और इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है। हम यहाँ पर अब स्थिति पर बात करें, हम केवल तंबाकू वगैरह की बात नहीं करें, हम शराब और उन चीज़ों की भी बात करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लॉबिंग है, क्योंकि वो अधिकृत तौर पर बेची जाती है, लाइसेंस देकर सरकार दुकानें लगवाती है, ऐसे में उसका होने वाला दुष्परिणाम भी ज़्यादा है। इसलिए उस पर उसको भी कोई अगर बोलना चाहता है तो उनके पास चलते हैं। युवा ही नहीं और हमारे बुजुर्ग ही नहीं बल्कि महिलाएं, युवाएं भी इस नशे से दूर नहीं हैं, और सरकार ने जगह जगह जहां भी ठेके खोल रखे हैं, हमारे गांव देहात की जो महिलाएं थी उन्होंने बंद करने का बहुत बड़ा अभियान भी उठाया, लेकिन कहीं बंद हुआ कहीं नहीं हुआ, इस पर बहुत गहन समस्या है। अब हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे, जनसंसद जारी है। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनसंसद देख रहे हैं आप। आज की जनसंसद में हमने नशा मुक्त हिंदुस्तान की बात कही है, अभी तक की स्थिति में हमने नजर डाली। अब हम एक स्पेसिफिक महिला नशा में बढ़ रही संख्या पर चर्चा करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर, किसी भी देश ने, हिंदुस्तान ही नहीं, किसी भी देश में, किसी भी समाज में नशा का विरोध करने वाला सबसे पहला घटक महिला होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वही होती है। लेकिन अगर हम पिछले 20 साल में आंकड़े डालें तो प्रति वर्ष, और खास करके पिछले 10 सालों पर आंकड़े डालें तो महिलाओं का अनुपात गुना में बढ़ा है, कई गुना में बढ़ा है। और इसलिए यह ऐसा क्यों है ये भी जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमेधा है। सुमेधा जी, महिलाएं आज से 50 साल पहले सिर्फ घर का काम करती थी और मर्द जो थे वो बाहर का काम करते थे, परंतु इन 20 सालों में कुछ ऐसा हो गया कि महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने लगी। नहीं, पहले भी थी, पहले भी रानियां भी थी, देश चलाया उन्होंने, देश चलाया, परंतु गलत कार्यों में ऐसी अवैध चीज़ों का उपयोग करने में आज से 20-30 साल पहले लोग पीछे थे, महिलाएं पीछे थीं। परंतु अब इतनी विमेन एम्पावरमेंट जिसे आप कहते हैं, महिला सशक्तिकरण हो गया है कि वो इस चीज़ में भी अब आगे आ गई हैं। चाहे आप देहात की बात करें, चाहे आप दिल्ली जैसे, सशक्तिकरण है, पश्चिमी सशक्तिकरण है। बिल्कुल। तो आज़ादी के नाम पर महिला की आज़ादी बार में जाकर पैग मारने में है, ये मांग करना ही अपने आप में आज़ादी का मतलब उन सब शूरवीरों का अपमान है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, क्या नहीं? आप मानते कि नहीं ऐसा? मतलब हिंदुस्तान में महिलाओं के सामने आज़ादी का झूठ प्रस्तुत करना, ये इसका सबसे बड़ा कारण। ये इसका सबसे बड़ा, और आप कहीं भी चले जाइए, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ऐसे एफ्लुएंट स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली, बैंगलोर, गोवा, ऐसी जगहों में नहीं, आप देहात में चले जाइए। हम गांव-गांव जाकर काम करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में थी पिछले महीने, और औरतें इतनी बीड़ी पी रही हैं, इतना हुक्का पी रही हैं, और उन्हें इसका पता ही नहीं कि ये गलत चीज़ है। उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं इससे क्या हो सकता है। आगे आने वाली जो एक पूरी जनरेशन है, अगर कोई भी गर्भवती महिला किसी भी तरीके का धूम्रपान कर रही है, किसी भी तरीके की शराब का उपयोग कर रही है, किसी भी तरीके के अवैध जो ड्रग्स हैं उनको ले रही है, तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। बच्चा हैंडीकैप्ड पैदा हो सकता है, उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, सुनने समझने की शक्ति जो है बच्चे में, बच्चा पहले पैदा हो जाता है जिसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं बच्चों में आती हैं, और ऐसा देखा गया है कि 28% इंक्रीज़ है जहाँ पर बच्चा अपने माँ बाप को इस तरीके की चीज़ें करता हुआ देखता है, तो 28% ज़्यादा चांस है कि वो ऐसी चीज़ें करना बड़ा
मामूली समझता है कि ये तो मेरे घर में भी होता है। और केवल देखने की बात आप करें, पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक बच्चे का पुणे जैसे कल्चरल शहर में जन्म होने के बाद उसकी खून की टेस्ट की गई तो हमारे शरीर में 70% पानी होता है, उस बच्चे के शरीर में पानी में 30% अल्कोहल निकला, तो उसकी माँ कितना पीती होगी आप कल्पना कर सकते। बिल्कुल, और जब माँ स्तनपान कर रही है बच्चे का तब ऐसी कोई चीज़ करना तो वो बच्चे के अंदर सारे केमिकल्स, जो 4000 केमिकल हम तंबाकू में कहते हैं और कितने ऐसे 6,500 केमिकल होते हैं हर ऐसी चीज़ में, तो वो बच्चे के अंदर भी जा रहे हैं और वो उसका मानसिक और शारीरिक जो विकास है वो कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरा, मैडम ने सेकंड हैंड स्मोकिंग की बात करी थी, वो है ही जिसके लिए हमारे यहाँ कोटपा का एक रूल है बट इतना फॉलो नहीं हो रहा है। बट ये महिलाओं में वो नियम के अनुसार सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को पता है हमारे देश में ये नशा के कारोबारी इतने प्रभावी है कि हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, मॉल में जाइए, आपको स्मोकिंग रूम मिलेगा। इसके बजाय वहां पर सुसाइड रूम लिखना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाने वाले का क्या हाल हो रहा है ये तो सबको पता है। और अगर सिगरेट के पैकेट पे, तंबाकू के पैकेट पे लिखा जाता है कि ये नशा करने से ऐसा नुकसान हो सकता है, तो वहां पर जो स्मोकिंग रूम होता है उसके ऊपर ही भी ये नोटिफिकेशन लगाना चाहिए, बल्कि कुछ मुंडियों को टांग देना चाहिए जैसे पहले इलेक्ट्रिक पे टांगा जाता था। एक आर्टिकल लिखा था पेपर में, जब आप बेसन का पैकेट खरीदते हैं तो बेसन के पैकेट के पीछे लिखा होता है कि इसमें ये है, इसमें ये है। आप चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो आलू से बना है, एडिबल ऑयल है इतना। तो हमारे जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं इनके पीछे क्यों नहीं लिखा पैकेट के पीछे कि इसमें इतना रैट पॉइजन है, इतना आर्सेनिक है, इतना ब्यूटेन है, इतना एसिड है, इतना नैप्थलीन है, जो तंबाकू के पीछे भी लिखा होना चाहिए। मुझे क्या लगता है, देखिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खाने वाले को भी पता है कि ये नुकसान देता है, करीब करीब सारे खाने वाले को उसका अनुपात कम ज़्यादा होगा, ये मतलब उसकी जानकारी में कम ज़्यादा होगा। लेकिन तंबाकू खाने से कोई सुंदर होता है ऐसा तो किसी की धारणा नहीं होगी निश्चित तौर पर देश में। तो ऐसे में कहाँ कमी है, हम उपाय भी उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम स्थिति पे बात करें तो सारिका जी, महिला वाला फैक्टर पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं की नशा में भागीदारी बढ़ रही है। जी, ये मैं ये कहूँगी कि ये गलत कॉन्सेप्ट है जो फेमिनिज़म और जो जेंडर इक्वालिटी इन सब का एक जैसे बिगड़ा हुआ रूप कह लीजिए कि हमें ये समझना है कि हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जो कमियां हमें लगता है कि किसी भी जेंडर में, किसी भी चाहे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात करें तो चाहे स्त्री हो या पुरुष, हमें दोनों के नेगेटिव्स को जो मतलब नेचर है उसको कम करना है, उसे और कम करते चले जाना है और हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए ये सब चीज़ों को और हटाना है। बल्कि यहाँ पे स्कूल से लेके कॉलेजेस और कॉलेजेस से लेके आप चाहे ऑफिसेज हो या वर्क एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे सब लोग और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स के कंजम्पशन में। ये क्यों हो रहा है? इसका सीधा सा कारण है, लोगों को ये लगता है बस आसान तरीका है अपने आप को एडवांस्ड दिखाने का कि हम भी फैशन है, ट्रेंड है, चलता है। ये बेसिक हमारे जो समाज की जो एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मूल रूप से दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कि चलता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, यार हमें क्यों बोल रहे हैं, तो इस तरह से सब लोगों को बोलते हैं अब आप बोलने का हक हमें नहीं रखते तो हम जो चाहे करेंगे। तो ये इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है इस तरह की चीज़ का। तो मुझे ये बिल्कुल फैशन स्टेटमेंट बन गया है। डॉक्टर श्वेता, जैसे कि कारणों पे अभी हम शुरुआत कर ही चुके हैं, तो कारणों में जैसे कि इन्होंने बोला फैशन स्टेटमेंट है। मूवी आई थी फैशन, ड्रग्स का खुला यूज़ था। हमने ऐश्वर्या राय की भी एक पीछे मूवी देखी थी, हर शॉट पे उसको दिखाया गया था कि वो सिगरेट पी रही है। एक कूल फैक्टर कि मैं अगर सिगरेट पी रही हूँ, लड़कों का तो अलग चलता ही है, लड़कियों का आजकल ये चल चुका है। हम एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास जाते हैं, कॉलेजेस के आसपास जाते हैं, उनको लगता है ना केवल हम लड़कों के बराबर हैं पर हम हीरोइनों की तरह कूल है। हम सिगरेट पी रही हैं, हमारा और लड़कियों के मामले में जो और लड़कियां हैं वो थोड़ा हमसे कम है, हम उनसे ज़्यादा हैं। जैसे कि डॉक्टर सुमेधा ने आपको इसके बारे में बताया कि प्रीमेच्योर बेबीज़ हो रहे हैं। हमारे यूपी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लो बर्थ वेट जो बच्चा पैदा हो रहा है
उसका वेट बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस हमारे उत्तर प्रदेश में है और उसका सबसे बड़ा कारण जो पाया गया है वो तंबाकू पाया गया है। घर में कोई ना कोई सदस्य या तो धूम्रपान कर रहा होता है या फिर खुद महिला धूम्रपान कर रही होती है। और एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ जो होती है, ये पेट के अंदर ही बच्चा मर सकता है, जो गर्भपात जिसे कहा जाता है, वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से पाया गया है कि सेकेंड हैंड स्मोक जो धुआं है वो माँ ने लिया, माँ से बच्चे पे गया, बच्चे के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाने होते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन जानी होती है वो नहीं जाती है, और अगर बच्चा बच जाता है तो उसका वेट कम होता है। इतनी खतरनाक चीज़ों को जानने के बावजूद हमारी जो महिलाएं हैं वो धूम्रपान कर रही हैं, वो तंबाकू का सेवन कर रही हैं। बिल्कुल। अभिवत्स, कारण? देखिए, माँ मेरे लिए वो होती हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं कि ये गलत है बेटा, ये सही है, या बड़ी बहन भी। पर जब आप अपनी माँ को देखते हैं यही करते हुए या अपनी बड़ी बहन को, तब तो ओके हो ही गया, मतलब ये कर सकती है तो हम तो करेंगे ही। ओके नहीं, बर्बाद कहिए। बर्बाद हो गया जी। जैसे एक पिक्चर थी पहले, वो उसमें माँ बोलती, राजू आता है घर दारू पी के, शराब पी के, माँ कहती है राजू तू शराब पी के आया, घर से निकल जा। पर आजकल आप फिल्म में देख रहे हैं इतना कूल हो गया कि लड़की डिप्रेस्ड है या खुश नहीं है तो लड़का आता है, चल बाहर चलते हैं, 4 शॉट मार के, अब पार्टी शुरू हुई, अब अच्छा लगा। ये जो फैशन स्टेटमेंट है, इसमें यूथ गैदरिंग का कारण भी नशा, और पार्टी मतलब नशा, पार्टी मतलब शराब, पार्टी मतलब ये तमाम फैशन स्टेटमेंट आपने जैसे कहा कि टीवी सीरियलों द्वारा, फिल्मों द्वारा, डॉक्यूमेंट्री द्वारा, विज्ञापनों द्वारा जानबूझकर लोगों के सामने किया जाता है। जो बड़ा कारण है वो कारण है कि दुनिया में शस्त्रास्त्रों का, वेपन्स का जितना बड़ा मार्केट नहीं है, उससे बड़ा मार्केट नशा का है। और इसलिए 130 करोड़ का देश अगर उससे छूटेगा तो उस मार्केट का क्या होगा। और इसलिए हिंदुस्तान को आसानी से मार्केट बनाने के लिए भी इसका प्रचार किया जाता है, ये भी एक बड़ा कारण है। इतने सालों में अभी तक कोई भी नशे का ऐड नहीं करा है, अपना इतना भारी नुकसान सहकर भी। यदि सभी चैनल इसी प्रकार का अपना नज़रिया बना लें तो मुझे लगता है इससे काफ़ी हद तक इसमें लगाम लग सकती है। हमारे युवा होते बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं, ये हम सबको पता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हम ऐसे रेवेन्यू का क्या करेंगे जब हमारे देश का भविष्य ही चौपट हो जाएगा। कुछ लोग कारण अगर जोड़ना चाहते हैं। हाँ, इसका आज के वर्तमान समय में एक कारण यह भी है कि माता पिता दोनों ही अपने अपने कार्य से बाहर निकल जाते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे की पढ़ाई पर, उसके लालन पालन पर, उसके टाइम टेबल पर, क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये भी एक विशेष रूप से बच्चा समझता में उपेक्षित हो गया। और उपेक्षा का कारण जो है वो अपने आप को समझ करके वो ऐसे में हो जाता है। दूसरी बात, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। मैं कंपटीशन में इतने नंबर नहीं ला पाया, उससे ग्रसित होकर के वो नशे के उसमें चंगुल में डिप्रेशन भी एक कारण है। हाँ, डिप्रेशन कारण है। तीसरी बात, जो युवा वर्ग है वो एक बेरोजगार की स्थिति में जब आ जाता है तो वो भी डिप्रेशन में आकर के नशे का शिकार बनता जा रहा है। बट इसलिए युवा बच्चों पर ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका भविष्य नशे के कारण एक खिलवाड़ न बन जाए। बिल्कुल। मैं एक युवा हूँ और मैं अपने 7 लड़कों को देखता हूँ, तो देखो हर किसी बंदे के पास 24 आवर्स है, उसमें कुछ बंदे अपने फ्रेंडों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। या तो आप उनको जो है पानी दे दो, या उनको जूस दे दो, या उनको सिगरेट दे दो। अगर उनको जूस मिल जाएगा तो वो सिगरेट नहीं मांगेंगे। अगर उनको सिगरेट मिल जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि यार 15 रुपये की सिगरेट और 30 रुपये का जूस क्यों ना सस्ते में काम चला लूँ। ठीक है, क्या कारण बता रहे हैं आप? और साथ में जो है मेन रीजन ये भी है कि आज के जो है हम इस चीज़ पे जोर लगा रहे हैं कि आप लोग सहमत है जूस महंगा है इसलिए कोई सिगरेट पी रहा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके साथ में रीजन तो बहाना है, वो पीने वाले को गाना है ना, क्या है गाना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ये बहाना है। सर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी देर से कि एक नशा जो है युवाओं में या महिलाओं में ये एक आधुनिक प्रवृत्ति है। ठीक है, सुदर्शन चैनल एक मतलब हमारी पुरानी सभ्यता को सपोर्ट करता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, ऋग्वेद का पूरा 10वां मंडल सोमरस के वर्णन से भरा हुआ है। हमारे देवताओं सोमरस का मतलब शराब नहीं है, किसी न किसी प्रकार का नशा तो है ना? बिल्कुल नहीं है।
चलिए भगवान शिव को भांग खाते हुए गांजा पीते हुए दिखाया ये उनके गंजड़ियों ने उनको पिलाना शुरू किया है। भगवान ने यही कभी तो पैसा नहीं मांगा है। मेरा ये भी एक बहाना है। अगले पॉइंट पे आने ये भी एक बहाना है। अगले पॉइंट पे आने ये भी एक बहाना है। मैं वहीं आ रहा हूँ। ये तमाम वो सारे लोगों के द्वारा हिंदू समाज का, क्योंकि तभी केवल हिंदू यहाँ थे, उनके बुद्धि भेद करने के लिए राक्षसों ने लाई हुई ये कला है जो आज आधुनिक राक्षस टीवी वाले लाते हैं। इसलिए आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, 100 लोग समझते हैं, 200 लोग समझते हैं, लेकिन देश की 130 करोड़ आबादी तो नहीं समझती ना। इसलिए समझाना है और इसलिए सुदर्शन है। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आजकल एक ट्रेंड चला है कि बच्चे की प्राइवेसी में दखल नहीं देना है। मतलब बच्चे के रूम में जाने के पहले भी नॉक करके जाना है कि बच्चे को उसकी प्राइवेसी में दखल न दिया जाए। अगर ऐसी बात आज हम तमाम उधर वाले लोगों के आधार पर करने लगे तो हम अपने बच्चों को कहाँ से कंट्रोल में लाएंगे? आज ये कंट्रोल नहीं है, संस्कारों की बात है, ये नियंत्रण नहीं है, यह संस्कारों की बात है। तो मुझे लगता है इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं इनका थोड़ा सा, मेरे को बहुत लोगों ने ये बात जो आपने आज उठाई है, ये आपको लग रहा है आपने नई बात उठाई है, बट ये बहुत लोग बहुत बार ये जो कारण है ये बता चुके हैं और ये गलत नहीं कह रहे। हमारे वेदों में, पुराणों में, आप ये भी देख लीजिए, आप कभी गृह प्रवेश करने जाएं तो कलश को आप पान खिलाते हैं, पान का पत्ता, सुपारी यूज़ होती है, ये आप कोई गलत बात नहीं कह रहे। परंतु आज 60 साल पहले जो कोई धूम्रपान कर रहा था, वो घी खाता था, वो खेतों में काम करता था, उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं था। आज आप मोबाइल के ज़माने में रहते हो, पूरे दिन आपके ऊपर रेडिएशन है, आप पूरे दिन फ़ोन पर रहते हो, आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, आप इतना कंपटीशन है, इतना स्ट्रेस है, इंसान इतना पोल्यूटेड चीज़ें खा रहा है जिसे कहते हैं, और एक बर्गर और पिज़्ज़ा से खाना खा रहा है, पिज़्ज़ा से खाना खा रहे हैं, उसके ऊपर आप धूम्रपान ले रहे हैं, सुपारी और उन सब चीज़ों का बिल्कुल मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहराऊंगी, उसका बिल्कुल मेंशन है, लेकिन वो खाने के लिए नहीं, पूजा के लिए है। हाँ, बिल्कुल वो पूजा के लिए रिचुअल्स में बेसिकली था। ये इसलिए स्थान दिया गया है क्योंकि इससे भ्रम पैदा ना हो, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा पूरी सभ्यता, सारी प्रक्रिया प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति के हर घटक का कहीं ना कहीं उपयोग होगा तो ही लोग उसको बनाएंगे, बचाए रखेंगे, उस पौधों को लगाएंगे। इसलिए हर चीज का कहीं ना कहीं उपयोग किया गया है। सबसे ज्यादा चीजें जीवन की दिनचर्या में जहाँ नहीं ला सकती थी उनको पूजा में स्थान दिया गया है। इसका मतलब वो खानी चाहिए ऐसा नहीं है। रही बात पान के पत्ते की, तो हिंदुस्तान में कई जगह पर पान का पत्ता इसलिए भी खाया जाता है कि वहां पर जमीन से आने वाले पानी के तत्वों में कुछ चीजें कम हैं, इसलिए फ्लोराइड का डाउन करना है तो वहां पर पत्ता खाया जाए। ये भी एक आयुर्वेदिक उपचार के तौर पर कहा गया है, लेकिन वो नशा का कारण नहीं है। आजकल मूवियाँ ऐसी आती हैं, हर एक मूवी ऐसी आती है जिसमें एक ना एक सॉन्ग ऐसा होता है कि जिसमें ड्रिंक, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। तो आजकल की यूथ ये सोचती है कि अगर हम ये नहीं करते तो हम बैक जा रहे हैं, बिल्कुल बैकवर्ड माना जाता है। जो भी नए सिंगर्स आ रहे हैं, हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, वो जो भी सॉन्ग गाते हैं उसमें इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। हनी का मतलब तो शहद होता है, हाँ, ये तो पॉइजन सिंह है, हनी सिंह नहीं है। चलिए हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, जनसंसद जारी है। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनसंसद। जनसंसद में हम हिंदुस्तान को नशा मुक्त करने का प्रस्ताव रखे हैं और अब तक सारे लोगों ने ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। जो बातें हम आपके सामने स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय के तौर पर आगे लेकर आ रहे हैं, इसके आंकड़े स्क्रीन पर भी यहाँ चल रहे हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया के मित्रों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस शो को देखते हुए आप नशा मुक्त हिंदुस्तान के लिए अपने अभिव्यक्ति को जरूर अभिव्यक्त करें। सुदर्शन टीवी की वेबसाइट sudarshannews.com, सुदर्शन के तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर भी इस विषय पर चर्चा चल रही है, उसमें भी सम्मिलित हो। फेसबुक पर भी इस शो को जो लाइव दिखाया जा रहा है उस पर भी आप अपने कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम कारणों पर न डाल रहे थे, कुछ कारणों और देखते हैं, उसके बाद परिणाम और उपाय पर चलते हैं। जहां पैसा गलत आ जाए, गलत कमाई हो जाए, तो वो अपना अपराध बोध को भुलाने के लिए नशा करता है। मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरीके से। जहां गरीबी है, पैसा नहीं है, मजबूरी है,
वो अपना गम भुलाने के लिए नशा करता है। भारत में शराब पीने वालों के प्रतिशत में 38% वृद्धि हुई है। 38। इतनी वृद्धि दुनिया में किसी भी अन्य व्यवसाय में या यूज करने वाले चीजों में नहीं हुई है। 38%। हिंदुस्तान में 2003 और 5 के दौरान अगर हम देखें तो 1.6 लीटर शराब पीने का अनुपात था, लेकिन यही अनुपात अगर हम 2010 से 12 में देखते हैं तो 2.2 लीटर हो गया है, और अगर हम इसको 2017 में देखते हैं तो 3.8 लीटर हो गया है। तो पानी से ज़्यादा शराब पी जा रही है। तो हम पंजाब में कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ पर बच्चों को जागरूक करते थे। तो एक दीवार थी, उसके पार मुझे कोई जाने नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा यार इधर क्या है, थोड़ा दिखाओ तो वहाँ पर मैंने देखा ये जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स होते हैं, IDUs जिन्हें हम कहते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उनकी छोटी छोटी बोतलें, शीशियाँ टूटी हुई और बहुत सारी सिरिंज पड़ी हुई थी। वो ख़त्म हुआ, हम बड़े चौंक गए। तो फिर मैंने लड़कों से पूछा शाम में हॉस्टल में, मैंने कहा थोड़ा इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं, बच्चे खुलेंगे, थोड़ी बात करेंगे। तो दो चीज़ें बड़ी सामने आई। एक, वो कहते हैं हम एक दूसरे को देख के पीते हैं, मतलब मेरा दोस्त पीता है इसलिए मैं पीता हूँ, जिसे हम पीयर इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, हम स्ट्रेस में पीते हैं, हमें इतना ज़्यादा टेंशन रहता है, आगे बढ़ना है, ये मुझसे आगे तो नहीं निकल गया, किसी ने शायद कंपटीशन की बात भी कही थी। तीसरा, उन्होंने मुझे बोला मैम हम तो बस एक पैग लेते हैं। तो मैंने कहा एक पैग लेते हो तो फिर तो तुम, दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो नॉर्मल एक पैग है वो तो 30 ml का माना जाता है। आप किसी भी बार में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं तो वो आपको 30 ml का देगा, पर पंजाब में वही एक पैग 120 ml का माना जाता था, क्योंकि वहाँ लस्सी का ग्लास भी तो 1 लीटर का होता है। तो आप 4 पैग पी रहे हैं। तो कुछ ऐसा हमारा अनुभव था, और ऐसे ही बहुत सारे अनुभव हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब में रहे। तो बच्चों को पता ही नहीं कि एक नियंत्रण रेखा जो होनी चाहिए वो उनका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। देखिए होता क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक पैक तो चलता ही है, मतलब एक सिगरेट से क्या होता है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से लोग पीते हैं, अगर आप किसी से पूछें कि तुम क्यों पीते हो, वो बोलेगा नहीं कि ये खराब है, वो बोलता है कि एक पैक तो अच्छा होता है आपके लिए, कि बियर अच्छी होती है। कई लोग तो जब हम विरोध करते हैं तो बोलते हैं सुरेश जी जरा सर्दियों में रम पी के देखिए फायदा होता है। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बुराई के रास्ते पर डाला हुआ पहला कदम आपके जीवन का आखिरी कदम होता है, ये समझना चाहिए। और इसलिए पहला कदम ही नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो रावण के तरफ, मतलब वो हरिण देखकर सीता माँ भी अगर विचलित होती है तो रावण जरूर उठा के लेके जाएगा। इसलिए शराब हो या किसी प्रकार का मोह हो, ये जीवन में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। हमें पुराणों से इसी बात की सीख लेनी जरूरी है। हम परिणामों पे थोड़ी अभी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इसके परिणाम आगे क्या हो रहे हैं। एक बड़ा परिणाम तो है कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन और भी कुछ और चर्चा करते हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ, जो कारणों हैं आजकल की हमारी लाइफस्टाइल अगर देखी जाए, बच्चों की देखी जाएगी तो बच्चों को स्कूल की बस के पीछे भगाया जाता है, हाथ में बच्चा सैंडविच रोल लेके भाग रहा होता है। पहला तनाव, बच्चा छोटी उम्र से ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पैदा हो गया। माँ बाप को अगर आप देखेंगे, सुबह 8 बजे घर से भागना है, हमको काम पे पहुँचना है बहुत जल्दी। आप बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक मिलता है आपको, आपका स्ट्रेस वहाँ बढ़ा। जब आप काम पे पहुँचे, आपके साथ वाला इतना ज़्यादा कमा रहा है, मैं इतना कम कमा रहा हूँ, मुझे और कमाना है, स्ट्रेस लेवल। बॉस ने आपको आज कुछ कह दिया, वहाँ आपका स्ट्रेस लेवल। जब अब मैं थोड़ा हट के थोड़ा पिछड़े वर्गों के लोगों की अगर बात करती हूँ, हम लोग जब लेबर कैंप्स वगैरह करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाते हैं, तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी है। जो लेबर वर्कर होते हैं उनको मैं पूछती हूँ आप क्यों नशा करते हैं? हम काम नहीं कर सकते। अगर हमने नशा नहीं किया तो हम इतना जान जोखिम वाला काम कैसे करेंगे? वहाँ आपका स्ट्रेस लेवल। हमारा लाइफस्टाइल इतना फुल ऑफ स्ट्रेस हो चुका है कि बच्चा जहाँ सुबह उठता है और जहाँ लेबर अपना कंस्ट्रक्शन ख़त्म कर रहा है, सिवाय स्ट्रेस के कुछ नहीं है। स्ट्रेस किसी और ने नहीं दिया है, हमने खींच के लाया है, निमंत्रित है। बगल के घर में LCD टीवी आ गई तो हमको भी चाहिए, बगल वाले ने बाइक ली तो हमको भी चाहिए, उसके घर में गाड़ी आ गई तो हमको भी चाहिए, फ़ोन का हर नया मॉडल चाहिए। ये किसी ने कहा है आपको भागने के लिए? शांति से बैठिए, ये तो आप अपने लिए भाग रहे हैं। रही बात मेहनत और संघर्ष की या उस स्ट्रेस की, तो बाजीराव, अभी फिल्म आई थी, आपको पता है, 40 साल की उम्र में 41 लड़ाइयाँ बाजीराव ने जीती।
20 साल इस व्यक्ति ने बेड पर नींद नहीं ली, रात नहीं बिताई। 20 साल तक इन्होंने घोड़े पर ही सोते थे, चलते हुए घोड़े पर। क्या उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी? उन्होंने तो नशा नहीं किया। इसलिए मेहनत के लिए नशा चाहिए, ये कारण गलत है। आपके आदर्श कौन है, इस पे डिपेंड है कि आप किस रास्ते पे जाएंगे। परिणाम कि हम छोटे से लेके यूथ और बड़े और बुढ़ापे तक जहाँ पे हमारी हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी ही हम दवाइयाँ और उपचार पर खर्च करते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ हम बात करें कि पैसा आने से ये सब चीज़ों की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, उस तरफ हम सिर्फ आसानी वाला रास्ता देख रहे हैं कि चलो ये गलत हो गया, अब हम इसका रास्ता क्या अपनाएंगे, डॉक्टर के चले जाते हैं, डॉक्टर दवाई देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। क्या वो उपचार है? वो नहीं है उपचार। क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाएंगे तो वो अगर आप उनको ये बोलेंगे ना एक बियर ले लेते हैं या एक पैग ले लेते हैं, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं हाँ इतना ही लेते हो ना, इतना चलेगा। तो डॉक्टर्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको दोबारा वो क्लाइंट चाहिए। कि घोड़ा घास से अगर दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो अगर डॉक्टर्स इस चीज़ को लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर हम और गहराई में जाएं, ये पश्चिमी सोच है। जो पश्चिम और हिंदुस्तान में फ़र्क क्या है? एक ही फ़र्क है, पूरा पश्चिम दुनिया को बाजार मानता है, इसलिए हर आने वाले व्यक्ति को घोड़ा घास समझता है। हम हिंदुस्तानी हर व्यक्ति को परिवार मानते हैं, इसलिए परिवार वाले को उपाय देते हैं, दोबारा बुलाने की लालच नहीं देते। ये बेसिक फ़र्क है। मैं मैडम से थोड़ा डिफर करती हूँ इसमें। हमारे तंबाकू विमुक्ति केंद्र चलते हैं पूरे भारत में, तो जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसे कहते हैं देखो अगर तुम आज 20 रुपये का एक पैकेट खर्च कर रहे हो तो तुम किसे पैसे दे रहे हो? तुम सबसे पहले तो जो तंबाकू बनाती है कंपनी उसको पैसे देते हो, तुम गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, तुम गवर्नमेंट को पैसे देते हो, जब तुम बीमार हो जाते हो तो तुम डॉक्टर को पैसे देते हो। तो तुम सिर्फ पैसे देने का काम कर रहे हो और इसका परिणाम क्या है? तुम पर सिर्फ और सिर्फ आपको बीमारी मिलेगी, बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जहर चाहे आप 5 रुपये का खाओ चाहे आप 5000 रुपये का खाओ। बहुत लोगों के मन में ये धारणा है कि एक अच्छी तरीके की माइल्ड सिगरेट होती हैं जो कम हार्मफुल होती हैं, इनसे ज़्यादा वो नहीं होता, शरीर को हानि नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं बियर में अल्कोहल ज़्यादा नहीं होता। 5%, 15%, 28% पे डिबेट चल रहा है। डिबेट इस बात का ही नहीं है कि इसे कैसे छोड़ें। तो ये जो एक चीज़ है जो सिर्फ एट लॉस जो है वो कोई भी नहीं है। ना मैं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आएगा, इन्होंने बोला घोड़ा घास से दोस्ती करेगा, बट आप देखेंगे कि बहुत ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो खुद पेशेंट को चाहते हैं कि वो छोड़े, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप तभी बनती है जब डॉक्टर पेशेंट का दुख हर लेता है। लेकिन डॉक्टर के पास पेशेंट दोबारा, लेकिन मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जो एक सिगरेट भी ऑफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे भी होगा, मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ऐसा नहीं देखा, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्लीज़ जो भी आपके पास लोग हैं उन्हें ये बताइए कि परिणाम सोशली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली सिर्फ उस यूज़र पे है जो इस ड्रग को यूज़ कर रहा है। परिणाम पे हम बात करें, पीछे कुछ युवा बात करना चाहते हैं। हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे देते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उसका रूम अलग होता है, मोबाइल अलग होता है, और हम उसके मोबाइल को जल्दी से देख भी नहीं सकते हैं, उसमें ऐसे लॉक होते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रीडम भी एक इसका कारण है। और भैया ने भी बोला था कि भगवान शिव स्मोकिंग करते हैं, जो भी पीते हैं, उन्होंने एक जहर का प्याला भी पिया था, लेकिन वो विष कोई नहीं पीता है, लेकिन ये एक बहाना होता है पीने का कि हमें पीना है। मेरे ख्याल से मैं फिर भी दुरुस्ती करता हूँ कि भगवान चिलीम नहीं पीते। सबसे बड़ा कारण ये जो है कि मतलब कुसंगत, सबसे बड़ा जो हम संगत करते हैं। बिल्कुल 1000% आपसे मैं सहमत हूँ। संगत जो है वो संगत बहुत ही सबसे बड़ा कारण होती है। संगत आपका बच्चा किसके साथ जा रहा है या अगर आपको पता नहीं है तो वो क्या खा रहा है पी रहा है ये भी पता नहीं होगा। हम संगत किसके साथ करते हैं? जैसे अम्ल से बनती है जिंदगी और जन्नत और जहन्नुम की। तो अगर हम अच्छी चीज़ों का अमल करते हैं तो हम अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं, और अगर हम बुरी चीज़ों का अमल करते हैं तो हमारा विनाश विलय बिल्कुल तय है। इसलिए मैं यही कहूँगा, मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये तंबाकू को, नशा को पूरी तरीके से भारत में बैन किया जाए। हम अभी उपाय की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उपाय पर क्या बात होनी चाहिए डॉक्टर श्वेता? उपाय की जब हम बात करते हैं तो हम वापस कारणों पे आ जाते हैं। किस कारण से शुरुआत की गई?
जब हम कारण को हटा देते हैं तो हम सबसे पहले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। हमने कारण हटा दिया, अब जो उसकी लत लगी हुई है उस लत को कैसे हटाया जाए। अगर हम तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू में हमारे उन्मूलन केंद्र चलाए जा रहे हैं पूरे भारत में। आप किसी भी सरकारी अगर अस्पताल में जाते हैं तो निःशुल्क जो है इलाज किया जाता है ऐसे लोगों का जो तंबाकू के लत से पीड़ित हो रखे हैं। इनको काउंसलिंग दी जाती है, बिठाया जाता है, इनको समझाया जाता है, हर 2, 4, 6, 8 हफ्ते में बुलाया जाता है। अगर हमें नज़र आता है कि जो पेशेंट है वो सिर्फ काउंसलिंग से उसको कोई मदद नहीं मिल रही है तो हम उसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। आप सबने सुना होगा निकोटीन रिप्लेसमेंट पैचेस आते हैं, च्युइंगम आती है। इसका फ़ायदा एक तरफ से नुकसान ये होता है कि हम पेशेंट को फिर भी निकोटीन दे रहे हैं धीरे धीरे मात्रा में, पर फ़ायदा ये है कि निकोटीन के अलावा जो 4000 जहरीले पदार्थ होते हैं तंबाकू के उत्पादों में वो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। और आप बात कर रही है एलोपैथिक है, सुदर्शन ने इसके उपाय की दिशा में, क्योंकि सुदर्शन में हम केवल कारण या समस्या की बात नहीं करते, तो सुदर्शन ने अपनी एक विंग बनाई है सुदर्शन वेलनेस, जो कि हिंदुस्तानी शैली से लोगों के जीवन को अच्छा रखा जाए। इसलिए सुदर्शन आयुर्वेदा ने भी एक उत्पाद लाया है नशा मुक्तम, जिसमें 0 निकोटीन है और फिर भी वो नशा मुक्त कर सकता है। और मार्केट में आज इस प्रकार के उत्पाद 3200-3300 इतने महंगे महंगे मिल रहे हैं। हमने उसको केवल लागत मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया कि इस रास्ते से भी अगर बंद हो तो अच्छा है। हाँ, उपाय इन सब तरफ लोग तब भागते हैं जब खाली होते हैं, जब दिमाग खाली होता है। तो जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जहाँ पे अगर हमारे पास इतना कुछ है करने को, कहने को हमारे पास बहुत कुछ है, मोबाइल जब तक लोग के हाथ में रहता है वो बोर होते ही नहीं हैं आजकल, लेकिन क्या वो क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा रहा है? कितने लोग हैं जो हमारे समाज में, हमारे यूथ में जो बहुत क्रिएटिवली अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कोई मुझसे अगर ये पूछे कि आप बोर होती हैं तो क्या करते हैं, तो मैं इस बात से सोच में पड़ जाती हूँ, बोर होने का समय है कहाँ? कि हमें सिर्फ अपना भला नहीं देखना है, हमारे परिवार का नहीं, पूरा देश हमारा परिवार है। बल्कि हम तो ये मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार। जी बिल्कुल, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और अगर हम सब अपने अपने, चाहे जिस तरफ भी शौक़ हो, जिस तरफ भी इंटरेस्ट हो, जो भी हमारे क्वालिटीज़ हो, उस हिसाब से अगर हम क्रिएटिवली हर बच्चे को, हर यूथ को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस तरफ हमारा रुझान कहीं पे भी जाएगा। क्योंकि जो पैशन, जो जुनून एक कुछ अच्छा कर दिखाने का होता है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जीवन में कुछ करना है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, आप उपाय अगर मैं बहुत मेडिकली बताऊं आपको तो सबसे पहला काउंसलिंग, जो हमारे काफ़ी साथी कर रहे हैं। काउंसलिंग काफ़ी रूपों में होती है, 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की काउंसलिंग होती है। दूसरा होता है जो हम दवाइयाँ लेते हैं, ये आयुर्वेदिक भी होती हैं, एलोपैथिक भी होती हैं। तीसरा होता है जो घर में इलाज होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, जैसे आंवला, जो आपका संतरा होता है, इनमें काफ़ी ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमारी बॉडी की रीजनरेशन होती है, जिससे नशा लेने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। आप जो नॉर्मली रोज़ चीज़ पीते हैं, जिसे आप छाछ कहते हैं, चने खाते हैं आप, इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो नशे से हमको दूर रखने में काफ़ी प्रभावित हैं। तो होम रेमेडीज़, एक घरेलू उपाय जो हैं, ये एक तीसरी स्ट्रेंथ है। चौथा जो होता है, में एक गांव वाला मैंने कई नुस्खा सुना था या किस्सा सुना था। आपने कहा चने खाओ, चने तो घोड़े वाले जैसे लोग हैं वो खाते हैं, और जो गधे वाले वो गुटखा खाते हैं। बिल्कुल। सुनने और समझने की बात यह है कि कोई भी जानवर, जैसे सर ने कहा, जो तंबाकू का पौधा है उसकी तरफ जाता ही नहीं, बिल्कुल, गधा भी नहीं जाता। तो जो सबसे इंटेलिजेंट है वो जाता है। उन नशाओं की बात भी नहीं की, हम तो ट्रेडिशनल नशाओं की बात करें। ऐसे भी नशा हिंदुस्तान में है कि ब्रेड पे विशिष्ट प्रकार का कुछ लगाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, सूंघने के इनहेलेंट्स आते हैं, डिप्रेसेंट्स आते हैं, स्टिम्युलेंट्स आते हैं, बेसिकली शू पॉलिश आती है, विक्स आती है। लोग एक जो बहुत एपिक्स और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर हमारी जो कंट्री है उसकी क्रीम जाती है,
वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, शायद इसीलिए वो ये काम करते हैं। पर एक गधा भी तंबाकू की एक पत्ती नहीं खाता, बिल्कुल, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ये रिसर्च है। और तो ये मतलब काउंसलिंग हो गई, आपका एलोपैथी या नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट हो गया। योगा एक बहुत अच्छा माध्यम है बेसिकली तंबाकू छोड़ने का या ऐसा कोई भी पदार्थ छोड़ने का, जिसमें हम शायद कहते भी हैं प्राणायाम जो शुरू हुआ एक तरीके से डीप ब्रीदिंग जिसे आप कहते हैं, जिसको भी तलब लगे तो कहते हैं 8 डीप ब्रीथ्स बिफोर यू आर गोइंग टूवर्ड्स टेकिंग अ पैग या फिर आप कोई भी सिगरेट पीना चाहते हैं। इसके अलावा जो इनके काबू में भी नहीं हैं उनके लिए रेजिडेंशियल थेरेपी होती है, जहाँ पर बच्चा जाता है, मर्द जाता है, औरत जाती है और उनको 6 महीने रखा जाता है। रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी होती है। तो उपाय बेसिकली कोई एक नहीं है। कई बार फैमिली की काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आप बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालें, बहुत कंपटीशन करने का। कई बार बच्चों जो उसके साथी हैं उनकी पीयर काउंसलिंग करनी पड़ती है। कई बार जिन लोगों ने छोड़ी है उन्हें बुलाना चाहते हैं कि आप देखिए आपने छोड़ी है, आप एक रोल मॉडल हैं, आप आइए इन्हें समझाइए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है बेसिकली इन ड्रग डी एडिक्शन, और कोई एक उपाय ऐसा नहीं आप पाएंगे जो सब लोगों के लिए होगा। शायद कोई बहुत इमोशनल है, उसके आप बर्थडे पर, उसकी मम्मी के बर्थडे पर आप उसे छुड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी को उसकी बेटी की कसम दिलवा के छोड़ने की कोशिश, मतलब ये भी परिणामकारक उपाय है। मैं अपने आसपास अगर मैं देखूं तो मैं तो चाय भी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता। मैं अपने आसपास अगर देखूं तो मैंने देखा है कि हमारे साथ वाले बच्चों को, हमारे मित्रों को जब बचपन में आदत लगी तो ज़्यादातर लोगों को हमने ही एज अ फ्रेंड ये कहा कि अगर तुम ये खाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, या कई लोगों के माँ ने कहा कि अगर तुम ये करते हो तो मेरी कसम है। तो जिसको माँ के प्रति उतना प्रेम है तो प्रेम भाव भी इसका बहुत बड़ा उपाय हो सकता है। अभी अब उपाय किसका होना चाहिए? उपाय हम जो बात कर रहे हैं, एक तो लत लग गई उसके बाद उपाय, छोड़ने का उपाय वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर लत लगने से पहले ही बचाना है। लगे ही नहीं। अगर भारत को मुक्त करना है तो लगना ही नहीं चाहिए, राइट? तो बिजनेस देखा जाए तो ये बिजनेस है, ये किसी भी तरह का नॉर्मल बिजनेस है। कोई घड़ी बेच सकता है, कोई शैम्पू बेच सकता है। यहाँ पे लोग चरस, तंबाकू, दारू बेच रहे हैं। अब बेचने के लिए आपको खरीदना चाहिए। आप क्यों खरीदेंगे? जब आपको अच्छा लगेगा या आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है। पर हम सबको पता है कि दारू ये सब हमारे लिए अच्छा नहीं है, पता है, पर हम फिर भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो जब कारण पता होगा तभी। बिल्कुल, हम उस मार्केटिंग के शिकार हैं। हाँ, तो मार्केटिंग है। मार्केटिंग कैसे होती है? गलत इंफॉर्मेशन बेच के। अगर आपके मम्मी पापा आपको कह रहे हैं कि नहीं बुरा है मत लो, तो आप उनकी बात सुनेंगे, या जो आपकी दोस्त है वो कह रही है ये तो मजे वाली चीज है ये लो, किसकी बात सुनेंगे? बल्कि अभी जो आप कह रहे हैं कि वो आपके दोस्त है, ये शब्द बदल दीजिए, फ्रेज बदल दीजिए, आपके दोस्त नहीं आपके दुश्मन है जो आपको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, ये समझ लीजिए। कारण के आखिर में मैं यही कहूंगा कि मित्रों, हमको ये तय करना चाहिए कि अगर हम मुंबई जाना है तो हमको पश्चिम की तरफ चलना पड़ेगा। हम चल रहे पूर्व की तरफ, कलकत्ता की तरफ, और हम कहें कि हम मुंबई की तरफ पहुंचेंगे, अपने आप में ही गलत है। अगर आप एक भी नशा करते हैं तो आने वाले दिनों में आप तमाम सारी गलत रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि आपकी दिशा ही गलत है। इसलिए किसी भी गलत चीज़ की, नशा ही नहीं, झूठ बोलने से लेकर किसी ही भी गलत चीज़ की दिशा में बढ़िए ही मत। मैं दावा करता हूं कि आप निश्चित तौर पर अपनी दिशा में पहुंचेंगे और अपने परिवार का, अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। ऐसा देश रोशन हो, इसलिए समस्त हिंदुस्तान को नशा मुक्त करने के लिए ज़रूरी है। और हम भारत सरकार को, भारत की मुख्य संसद को, सुदर्शन की जन संसद से आह्वान करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने सदन में भारत को नशा मुक्त करने का प्रस्ताव पारित करे। पूरा हिंदुस्तान उनका साथ देगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।